हेलो फ्रेंड्स, सीए पवन साडा हियर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप में से जिन लोगों ने सीए फाउंडेशन के एग्जाम दिया है दिसंबर 22 की, तो उनका पेपर हमें मिल चुका है सीए फाउंडेशन का, मैथ, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग वाला। तो हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं अभी, राइट? अब उसमें स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट अभी सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट नीरज बत्रा सर सॉल्व करेंगे। तो उसका वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑफिशियली तो देखिए आईसीआई ये पेपर रिलीज नहीं करती है, लेकिन अनऑफिशियली आई डोंट नो हाउ, बट कोई स्टूडेंट ने इसके फोटोज खींच लिया होगा और ये फोटोज जो है ये रिलीज कर दिया ऑन सम पोर्टल। तो कोई वेबसाइट के थ्रू ये अल्टीमेटली पेपर जो है स्टूडेंट्स को मिला और स्टूडेंट्स ने मेरे साथ में शेयर किया। तो फ्रेंड्स, लेट अस सी इस बार का पेपर कैसा आया था, उसमें स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या आंसर हैं। तो जिन्होंने अभी एग्जाम दिया वो लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी एग्जाम नहीं दिया है, आगे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो देख सकते हैं कि एग्जैक्टली एग्जाम में किस पैटर्न के, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। डायरेक्टली आपको पेपर, एग्जाम का ही पेपर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसा पेपर था 100 मार्क्स का। ऑब्वियसली आपको आंसर जो है वो ओएमआर शीट पे लिखना है। तो हियर वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस ओनली। तो अराउंड 41 क्वेश्चंस इस बार स्टैटिस्टिक्स के आए थे, तो उसके हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैथ्स या एलआर वाले थे, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, नीरज सर इसको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स का पहला क्वेश्चन। अब अगर आपको स्क्रीन पे बहुत क्लियर नहीं है तो भी आप सुन सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। ये देखिए क्या लिखा है, इफ द मीन x बार इज इक्वल टू 10 एंड द मोड इज इक्वल टू 7, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है, मीन और मोड दिया है, मीडियन की वैल्यू निकालना है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला लगता है। मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि एक ही फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखोगे तो उससे आंसर निकल जाता है। देखिए फॉर्मूला ये था कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इस फॉर्मूला में 3 में से आपको अगर 2 वैल्यूज पता है तो आप इमीडिएटली तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मोड की वैल्यू अपने को दी है 7, मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड मीन की वैल्यू दी है 10। तो 7 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 10। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा स्लो कर रहा हूं। एग्जाम में तो हमको ये सब क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट टैकल करना है। एग्जाम सिचुएशन में ये 41 क्वेश्चंस को हार्डली 30 to 40 मिनट्स लगना चाहिए। अब यहां पर देयरफॉर आपको आ जाएगा 3 मीडियन इज इक्वल टू 20 प्लस 7 मतलब 27, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 27/3 एंड दैट इज इक्वल टू 9। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स का पहला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। तो अब इसमें दिया है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, रिसर्च आर्टिकल्स, जर्नल्स, ये सभी सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस हैं। और जो चौथा ऑप्शन दिया है क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, यस ये प्राइमरी डेटा का सोर्स हो गया, क्योंकि यहां पर जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन करेगा वो खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहा है एन्यूमरेटर्स के थ्रू। सो यस दिस इज द सोर्स। प्राइमरी डेटा कलेक्शन के अलग अलग मेथड्स हम लोग ने देखा था, उसमें से ये एक मेथड है। सो दिस वन इज वेरी सिंपल, फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है। यस तो अभी मैं साइड में चैप्टर नंबर भी लिखते जाता हूं। अब हमारे केस में चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, डेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह। चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। चैप्टर नंबर 3 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। चैप्टर नंबर 4 इंडेक्स नंबर्स। चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 6 थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाद में हमको ये भी एक समरी मिल जाएगी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो दिस वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, दिस वाज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट, if the coefficient of variation and the standard deviation are 30 and 12 respectively, then the arithmetic mean of the distribution is। तो very simple question based on the formula of coefficient of variation। अब देखिए आपको ये ध्यान होना चाहिए, coefficient of variation का फॉर्मूला होता है standard deviation upon arithmetic mean into 100। अब अगेन ये 3 में से 2 वैल्यूज हमको पता है। coefficient of variation दिया है हम लोगों को 30, standard deviation दिया है 12, बस मीन की वैल्यू पता करना है। तो 30 इज इक्वल टू 12 अपॉन मीन इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 1200 अपॉन 30, देयरफॉर मीन की वैल्यू आ जाती है 40। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। इसका आंसर आ गया मीन इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट, dash is based on all the observations and dash is based on the central 50% of the observations। this is one of the questions probably from your ICI material itself। तो अब all the observation पे based होता है, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर स्टूडेंट ने टिक किया, मीन डिविएशन, एंड सेंट्रल 50%
मतलब कि Q3 और Q1 के बीच का जो डेटा है उस पे बेस्ड होता है क्वार्टाइल डिविएशन, बिकॉज क्वार्टाइल डिविएशन Q3, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 से निकलता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये भी बेस्ड है चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन वाला जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। तो जो स्टूडेंट्स के आगे एग्जाम आने वाले हैं उन्होंने इस चैप्टर की स्पेशल तैयारी करना है। एंड आई एम श्योर मेरे बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा सॉल्व किया होगा, बिकॉज हम लोग ने काफ़ी प्रैक्टिस किया था, आखिरी में 1 डे रिवीजन लिया था, उसमें भी 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस किया था। तो दिस पेपर मस्ट हैव बीन वेरी वेरी इजी फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x and y is given by 4x minus 10y is equal to 20. If the median value of the variable x is 10, then what is the median value of the variable y? तो हमने पढ़ा है कि मीडियन इज डिपेंडेंट ऑन बोथ चेंज ऑफ स्केल एज वेल एज चेंज ऑफ ओरिजिन। तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, इसमें आप x की जगह पर x की मीडियन की वैल्यू डाल दो तो आपको y की जगह पर y की मीडियन की वैल्यू मिल जाएगी। तो दिस वन इज वेरी सिंपल। तो आप बोलोगे 4 इंटू मीडियन ऑफ x माइनस 10 इंटू मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 20। अब ये स्टूडेंट ने यहां पर कुछ सॉल्व किया है, मैं उसको चेक नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर निकाल करके दे रहा हूं। 4 इंटू मीडियन ऑफ x, अब देखिए मीडियन ऑफ x क्या दिया है 10, तो सिंपली आप यहां पर डाल दो 4 इंटू 10 माइनस 10 इंटू मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 20। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर 10 टाइम्स मीडियन ऑफ y ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 20, क्योंकि 20 इस साइड आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 20। देयरफॉर आंसर आ जाएगा मीडियन ऑफ y इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, मतलब कि 2। तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2.0। सो ये भी चैप्टर नंबर 2 का ही क्वेश्चन है जहां पर आपको चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन वाली प्रॉपर्टीज काम में आती हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट पेज, स्टैटिस्टिक्स के यहां पर 5 क्वेश्चंस थे। देन नेक्स्ट पेज पे भी पेपर के जो थर्ड पेज है बेसिकली, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स के कुछ और क्वेश्चंस कंटिन्यू हो रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां पर आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, आपको बोला है कि कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय लास्ट पेयर्स मेथड। लास्ट पेयर मेथड के हिसाब से एक्सट्रैक्ट करो इंडेक्स नंबर। तो अब यहां पर अपने को ये डेटा दिया है, बट ये स्क्रीन पे बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है। मैंने भी जूम इन किया है तो बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, जूम आउट करने के बाद में भी क्लियरली नहीं दिख रहा है कि P1 Q0 P1 Q1 क्या है। बट अज्यूमिंग कि स्टूडेंट ने ये वाला आंसर टिक किया, हमको एक वैल्यू दी है, मैं यहां पर लिखूं तो ये वैल्यू समझ में नहीं आ रही है। पहली वाली ये 76 है, ये 73 है, ये 96 है, ऐसी कुछ वैल्यूज यहां पर हमको दिख रही हैं। तो और ये वाली वैल्यू 99 है अपेरेंटली। सो दीज आर सम वैल्यूज, बट अब कौन सी वैल्यू P1 Q0 कौन सी P0 Q0 है वो क्लियर नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस आंसर जो स्टूडेंट ने डिराइव किया है, अगर हम लोग इसको मानते हैं, वो एग्जाम में तो आपको पूरा क्लियरली अवेलेबल रहेगा, समेशन P1 Q0। देखिए लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। और इसको अगर हम लोग मानते हैं समेशन P0 Q0, तो आप देखिए आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप करोगे 96 अपॉन 73 इंटू 100, तो 96 आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 96 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 100, आंसर आ रहा है 131.51, विच इज मैचिंग विथ ऑप्शन बी। अब जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम सॉल्व किया है, अगर आपने क्लियरली पेपर पढ़ा होगा, अगर आपको याद है कि नहीं सर ये P1 Q0 नहीं था और ये P0 Q0 नहीं था, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या वैल्यूज थी एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है। तो मुझे जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से 96 अपॉन 73 से ये आंसर मिल रहा है, बट स्टिल दिस इज नॉट वेरी वेरी क्लियर। ये जो P1 Q0 इसके जो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वाले पोर्शन में जो लिखा हुआ है, ये हमको क्लियर नहीं है एग्जैक्टली क्या है। सो बेस्ड ऑन दिस द आंसर इज ऑप्शन बी। और ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, अपनी किताब में चैप्टर 4 वाज इंडेक्स नंबर्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स measures the changes from month to month, आगे लिखा है, also representative of basket of goods and services of the type which are bought by a typical household। तो अभी हाउसहोल्ड में आप जो परचेज करते हो तो उसमें कौन सा वाला जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो हम लोग कंसीडर करते हैं कंज्यूमर्स के लिए, जो कि लास्ट पेयर मेथड से भी निकाला जाता है। और सी देयर इज वन थिंग कॉल्ड एज होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड देयर इज अनदर रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो ऐसे समय पर हम लोग रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है
इसको कैलकुलेट करते हैं, जो रिटेल कंज्यूमर जो उसको जो महंगाई पड़ती है उसको कैलकुलेट करने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 4. तो यहाँ पर आई विल से दैट द कीवर्ड इज टिपिकल हाउसहोल्ड. हाउसहोल्ड जो परचेस करते हैं उसको रिटेल परचेस कहते हैं, उसके प्राइस इंडेक्स को रिटेल प्राइस इंडेक्स कहेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एन आइडियल इंडेक्स नंबर बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग. तो द करेक्ट आंसर इज बोथ फैक्टर रिवर्सल एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट. तो इसलिए उसको आइडियल इंडेक्स कहते हैं. दिस आंसर मार्क्ड बाय द स्टूडेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब देखिए अभी तक के हम लोग ने अराउंड कितने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 2 3 4 5 6 7 8. आप साथ साथ में अपनी खुद की मार्किंग करते जाओ कि आपने इसमें से कौन से अटेम्प्ट किया था, उसमें से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं. तो आप बाद में कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में. अलग से नीरज सर मैथ्स का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो बाद में आप कंबाइन करके देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं. और जो स्टूडेंट्स का ये एग्जाम था ही नहीं, उनके लिए तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, प्रोवाइडेड आपने सब चैप्टर्स एक बार पढ़ लिया है. अब ये आप एग्जाम प्रॉपर एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर जो है वो साथ में सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट पेयर्स इंडेक्स इज 119 एंड पास्ट ईयर्स इंडेक्स इज 112. देन द फिशर्स इंडेक्स नंबर विल बी. तो इट्स वेरी वेरी सिंपल. फिशर का जो इंडेक्स नंबर है तो दैट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर एंड पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर. तो आप ये वैल्यूज को डाल दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 119 इंटू 112, उसके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट. तो 119 और 112 का जो भी प्रोडक्ट आता है उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. तो ये आ रहा है 115.446. मतलब कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 115.45. तो एकदम ही इजी बोनस क्वेश्चन है, आपको मार्क्स देके जा रहे हैं. तो चैप्टर 4 से ऑलरेडी 4 क्वेश्चन यहां पर आ चुके हैं एंड ये 5वां भी क्वेश्चन इंडेक्स नंबर्स चैप्टर से ये वाला भी पूछा हुआ है. तो ये क्वेश्चन है इन प्राइस इंडेक्स व्हेन अ न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज्ड. तो अगर हम लोग न्यू कमोडिटी को ऐड कर रहे हैं तो फिर कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं. देखिए अब यहां पर हम लोग, अब ये थियरी में डायरेक्टली तो नहीं दिया था, लेकिन हम लोग ने शिफ्टिंग वाला एक मेथड पढ़ा था, बेस शिफ्टिंग. मतलब जिसमें हमारे पास में कोई पर्टिकुलर ईयर को बेस ईयर बना करके इंडेक्स वैल्यूज दी है और हमको अगर बेस को चेंज करना है, कोई और साल को बेस बनाना है, तो वहां पर हम लोग शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स कहते हैं उसको. बट ये न्यू कमोडिटी वाला केस नहीं है. देन हमने एक स्प्लाइसिंग वाला मेथड पढ़ा था जहां पर 2 अलग अलग हमको सीरीज दिए जिसमें एक कॉमन ईयर है, से ईयर 2012 कॉमन है, तो इंडेक्स वैल्यूज दी है उसके पहले वाले सालों की और उसके बाद वाले सालों की. तो हम लोग को अगर ये वाली सीरीज को इसमें मर्ज करना है, मतलब कंसिडरिंग द बेस ऑफ द अर्लियर सीरीज, हमको अगर दूसरी सीरीज को इसमें मर्ज करना है तो उसको कहते हैं स्प्लाइसिंग. तो अगर न्यू कमोडिटी ऐड हो रही है तो मे बी वहां पर हम लोग ये स्प्लाइसिंग वाले मेथड को यूज कर सकते हैं. अब डिफ्लेटिंग जो है इट इज नॉट यूज्ड, डिफ्लेटिंग वाला जो मेथड है इट इज नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस इंडेक्स इन केस ऑफ न्यू कमोडिटी. वो तो हमको रियल वैल्यू ऑफ वेजेस वगैरह कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. एंड वैल्यू प्राइस इंडेक्स नाम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वैल्यू इंडेक्स अलग होता है, प्राइस इंडेक्स अलग होता है. तो बेस्ड ऑन दीज ऑप्शंस आई विल गो विथ ऑप्शन बी, जिसमें कि हम लोग एक नए कमोडिटीज को या नए ईयर की वैल्यूज को हम लोग मर्ज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग. तो इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं कि कमोडिटी एबीसी हमको दी है, ये कमोडिटीज का हम लोगों को इंडेक्स वैल्यू दिया है. मान लो कमोडिटी ए का 100 है, इसका 120 है, इसका 140 है, और हमको और एक सीरीज दी है जिसमें से कमोडिटी बी का प्राइस 100 है और उसके मुकाबले हमको बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस दिए हुए हैं. तो ये सी का दिया है एंड डी और ई. अब हमको डी और ई को इस सीरीज में मर्ज करना है तो हम लोग यूज करेंगे स्प्लाइसिंग वाली टेक्निक. तो उसको हम लोग कहेंगे स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स. तो सी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, लेकिन अब आईसीआई की बुक में ऐसा न्यू कमोडिटी में कौन सा इंडेक्स नंबर होता है क्लियरली कहीं मेंशन नहीं है. सो यू कैन ऑलवेज गो विद द ऑप्शन विच इज द मोस्ट लाइकली हियर. सो हियर द मोस्ट लाइकली ऑप्शन इज ऑप्शन बी, स्प्लाइसिंग प्राइस इंडेक्स. तो अभी तक के 10 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे डिस्कस. देन नेक्स्ट पेज पे पूरे मैथ्स या एलआर के क्वेश्चन से फिर एक क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पेपर में, विच इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोज. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्टब्स. देखिए कॉलम हेडिंग को कैप्शन कहते हैं और रो हेडिंग को स्टब्स कहते हैं. ये तो बेसिक थियरी वाला पार्ट था चैप्टर नंबर 1 का. देन नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. तो अब इसमें ये 1 2 3 एबीसी तीनों डिस्पर्शन के मेथड्स हैं. डी जो है कॉन्करेंट डिविएशन मेथड, ये कोरिलेशन का मेथड है.
तो ये डिस्पर्शन का मेथड नहीं है, तो जो स्टूडेंट ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो आराम से इसका आंसर कर सकता है। वी विल से बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 23, अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। इसमें लिखा है द सुटेबल फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। नाउ इंटरनेट पे मैंने सर्च किया तो मुझे मिला देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द स्टर्जेस रूल। तो स्टर्जेस का रूल है जिसमें उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, ये फॉर्मूला दिया है कि ऑप्शन सी में जो लिखा है 1 + 3.322 log n, इसकी मदद से हम लोग नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स निकाल सकते, वेयर n इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है बट आ जाता है, आई वाज टोल्ड कि मैथ्स में भी ऐसा एक आधा कोई क्वेश्चन है, तो इसमें आपको वैसे तो आइडियली ICI मार्क्स देना चाहिए, बट मान के चलो कि इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, या अगर आपने गलती से करेक्ट आंसर किया तो मिल जाएंगे, तो भी आप आउट ऑफ रिमेनिंग 99 या 98 क्वेश्चंस तो आप अच्छा स्कोर कर ही सकते हो। सो इतना कुछ ICI को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी भी दिए हैं, तो एक दो क्वेश्चन थोड़े आउट ऑफ द सिलेबस वाले हम लोग कंसीडर करके चलते कि वो पूछे होंगे। सो क्लास इंटरवल वाला पार्ट है, इसलिए मैं चैप्टर नंबर 1 का पार्ट बोल रहा हूँ इसको, जबकि है नहीं आपके सिलेबस में कहीं भी। देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये मैं एक बार जो मार्किंग्स है इसको क्लियर कर देता हूँ। यस, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। एक मिनट, यहां पर हमको स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यस, ये वाले पेज पे जितने क्वेश्चंस है ये स्टैटिस्टिक्स के हैं। आपको दिया है कि जो 2 रिग्रेशन की लाइन्स है वो ये है, और आपको पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो आपको पता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ byx एंड bxy। अब अगर हमको ये दोनों मिल गए रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो हम लोग कोरिलेशन कोएफिशिएंट फट से निकाल सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए, ये जो है लाइन ऑफ रिग्रेशन हमको दी है 4x + 3y + 7 = 0, और दूसरी लाइन दी है 3x + 4y + 8 = 0। तो इसमें हमको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कौन सी लाइन y on x है और कौन सी लाइन x on y है। मान लो हम लोग ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि ये जो लाइन है ये y on x वाली है और ये जो लाइन है वो x on y वाली है, तो ये अजम्पशन में क्या होगा, हमको byx की वैल्यू मिलेगी जब हम लोग y = a + bx के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आप करोगे इसको रिप्रेजेंट 3y = -4x - 7, तो आपको मिलेगा y = -4/3x, तो byx हो जाएगा -4/3, और यहां पर bxy मिलेगा। bxy जहां पर आपकी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, x = a + by, ये वाले b की वैल्यू हमको निकालना है। x हो जाता है -8 - 4y/3, तो ये भी हो जाता है -4/3। अब ये assumption therefore गलत हो गया। देखिए byx एंड bxy दोनों ही 1 से बड़े हैं, आई मीन द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा आ रहा है, एंड ये एक लिमिटेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ byx एंड bxy कैन नॉट बी मोर देन 1, क्योंकि वो r² की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो therefore दिस इज द रॉन्ग assumption। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये x on y है, और ये जो इक्वेशन है ये y on x है। तो देयरफॉर आपका x on y वाली इक्वेशन से मिल जाएगा bxy। तो आप रिप्रेजेंट करोगे x = a + by फॉर्मेट में, तो आपको मिलेगा, इसका इक्वेशन मिलेगा x = -3y - 7/4। तो ये जो -3/4 है ये हो जाएगा bxy की वैल्यू, तो मैं लिख देता हूं ये -3/4 है। और ये जो दूसरा है y on x, तो इसमें आप लिखोगे y = a + bx, तो इसकी मदद से इसको आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये मिल जाएगा -8 - 3/4x। तो यहां पर आपको bxy भी मिल गया, कितना मिल गया, या byx भी मिल गया -3/4। अब अगर bxy और byx दोनों की वैल्यू -3/4 है, तो देखिए अब r की वैल्यू तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। साइन का ध्यान देना है, r की साइन भी नेगेटिव रहेगी बिकॉज ऑफ सिग्नेचर प्रॉपर्टी, एंड r इज अ ज्योमेट्रिक मीन, तो बहुत इजी यहां पर -3/4 और -3/4 का जो अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक मीन है, तो वो क्या रहेगा, वो भी रहेगा -3/4, सेम दो वैल्यूज हैं। तो ये हो जाएगा, वैसे तो ये 3/4 होता है बट द साइन विल बी नेगेटिव, क्योंकि byx और bxy की जो साइन है वो ही r की साइन होती है। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन A 0.75, that is -3/4. So this will be the correct answer. ये है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। बाद में हम लोग एक बार टोटल लगा के देखेंगे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। देन
If the regression equations are 2x plus 3y plus 1 equal to 0 and 5x plus 6y plus 1 equal to 0, mean of x and mean of y पूछा है। तो अब ये आई थिंक आपके ICI की मॉड्यूल का ही एक क्वेश्चन है। आपको ये पता रहना चाहिए कि both the regression equations pass through the point x bar comma y bar। अब जो x bar है, x bar की वैल्यू, ये चार ऑप्शन हैं आपके पास में। तो यहां पर एक तरीका होता है आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके फटाफट x और y की वैल्यू निकालो साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके, तो वो x बार और y बार की वैल्यूज रहेगी। या दूसरा तरीका है कि आप ये ऑप्शंस में से सब्स्टिट्यूट कर करके देख लो। अब देखिए जैसे ये एक ऑप्शन है -1 तो इट शुड सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट। देन अगला ऑप्शन है -1, तो 2 इंटू -1 इज -2 और 3 इंटू +1 इज +3, +1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। देन 1, -1, तो 2 -3 +1 इक्वल टू 0। सो दिस पेयर इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट इक्वेशन। लेट अस सी वेदर इट सेटिस्फाइज द सेकंड इक्वेशन। तो यस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -1 मतलब -6 +1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यस ऑप्शन सी इज करेक्ट विच सेटिस्फाइज बोथ दिस इक्वेशंस। तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये भी चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। देन अगला क्वेश्चन भी चैप्टर 3 का, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछ रहे, BYX और BXY दे दिया, तो ये तो और भी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो आपको सिंपली 0.5 और 0.46 का प्रोडक्ट लेके उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो यहां पर ये स्टूडेंट ने 0.23 टिक किया है, लेट मी सी, 0.5 इंटू 0.46 ये होता है 0.23। ये दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है इसका स्क्वायर रूट। तो प्लीज अंडरस्टैंड R विल बी इक्वल टू, ये स्टूडेंट ने लिखा भी है यहां पर लेकिन आंसर बाद में कुछ और टिक किया है, शायद एग्जाम के प्रेशर में गलती हुई होगी। तो 0.23 का स्क्वायर रूट आता है 0.4795। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, 0.48। सो दिस इज फ्रॉम अगेन चैप्टर नंबर 3। तो आपने देखा क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं आते, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। देन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, ये भी क्वेश्चन जो है ये स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड है। कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द रैंकिंग ऑफ फॉलोइंग 6 स्टूडेंट्स। तो हमको यहां पर फटाफट रैंक देना होगा और आखिरी में फॉर्मूले में डालना होगा कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो अब इसमें यहां पर वैल्यूज हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल है, d हमको निकालना है, n तो 6 है। अब देखिए रैंक क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स के स्कोर में फर्स्ट रैंक ये बच्चे का है, सेकंड जिसको 8 मार्क का है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये मैं रैंक्स दे रहा हूं, हमको रैंक्स का डिफरेंस लगेगा। स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, हाईएस्ट टू लोएस्ट हम लोग ने रैंकिंग दे दिया। अब रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर हम लोग लेंगे। तो रैंक के डिफरेंस का स्क्वायर देखिए 6 माइनस 3 होता है, उसका स्क्वायर, मुझे स्क्वायर से मतलब है, तो स्क्वायर हो जाता है 9। 4 माइनस 4 0 होता है, 0 का स्क्वायर होता है 0। 2 माइनस 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। 5 माइनस 2 रैंक्स का डिफरेंस का स्क्वायर ले रहा हूं, 3 का स्क्वायर 9। 3 माइनस 6 इज 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 1 माइनस 5 इज -4 -4 का स्क्वायर 16। तो डी स्क्वायर का समेशन हो जाता है, आप देख सकते हो 3 बार 9 27 प्लस 1 28 प्लस 16 44। तो समेशन डी स्क्वायर आ गया 44। अब यहां पर हम लोग वैल्यूज को पुट कर देते इस फॉर्मूला में, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो 1 माइनस 6 इंटू 44 अपॉन n क्यूब माइनस n, n मतलब नंबर ऑफ पेयर्स जो कि 6 है, तो 6 पेयर्स है, 6 क्यूब माइनस 6 क्यूब होता है 216 माइनस 6 होता है 210। तो बस इससे आपको आंसर मिल जाएगा 44 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 210। तो ये हो जाता है बेटा 1 माइनस 1.257। तो ये आंसर आ जाता है -0.257। तो मेरे हिसाब से आंसर नेगेटिव आ रहा है यहां पर। एक बार हम लोग क्विकली रैंक्स चेक कर लेते हैं क्योंकि यहां ऑप्शन में एक भी नेगेटिव वाला आंसर नहीं दिया है। लेट मी स्टिल चेक द रैंक्स। 10 को फर्स्ट रैंक, 8 को सेकेंड रैंक, देन 7 को थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक किसको दिया था हमने, 5 को दिया था, उसके बाद में 4 और फिर 3। सही है,
है ना, जो हम लोग ने मैथमेटिक्स में रैंकिंग दिया। स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स में हाईएस्ट वाले को फर्स्ट रैंक दिया 9, 8, उसके बाद में 6 उसको थर्ड रैंक दिया, फिर 4, 2, 1। रैंकिंग तो हमने सही दिया है। अभी डिफरेंस के स्क्वायर्स, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 0, 1, 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 18 44, 44 प्लस 10 34, 34 प्लस 10 44। तो सही है, फॉर्मूला हम लोग ने सही डाला है। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। तो 6 क्यूब 216 होता है, 216 - 6 210 होता है। 6 × 44 210 से बड़ा नंबर होता है, सो देयरफॉर ये आंसर नेगेटिव ही आना चाहिए। इट इज कमिंग टू बी 264 अपॉन 210। तो करेक्टली द आंसर इज -0.257। अब यहां पर ऑप्शन में नहीं है, तो वी विल गो विद द पॉजिटिव ऑप्शन अवेलेबल, तो जो कि है +0.25। सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर बाय आईसीएआई। अब वी विल नेवर नो कि आईसीएआई इस पे आपको मार्क्स देता है कि नहीं देता है। तो अब जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन दिख रहा है, साइन सभी की यहां पर कट चुके, तो जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर ये है। सो चैप्टर 3 से ये 4 क्वेश्चन इस पेज पे दिख रहे थे हमको। देन पेज नंबर, अगले 2 पेज पे मैथ्स या एलआर के क्वेश्चन से, फिर जो आपके क्वेश्चन पेपर का पेज नंबर 11 है उसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, अनडिफाइंड। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, मतलब स्क्यूनेस 0 होती है। स्क्यूनेस मेजर्स की कितना डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका, उसमें असिमेट्री कितनी है, बायस कितना है। तो द आंसर इज 0। सो दिस वन वी कैन से इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये हम लोग इसको वहां से पकड़ेंगे। देन theoretical distributions. Pearson's correlation coefficient between x and y is, Karl Pearson's correlation is covariance upon product of standard deviation. तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल बराबर स्टूडेंट ने टिक किया है। दिस इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर नंबर 3 कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाले चैप्टर से है। देन इफ अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट p of x equal to 2 is equal to p of x equal to 3, then the variance of the distribution, variance of a Poisson distribution is equal to m, मतलब कि मीन और वेरिएंस सेम होता है। और मैंने स्टूडेंट्स को बताया है कि जब ऐसा रहता है तो फिर दिस इज इक्वल टू m, m की वैल्यू होती है 3, तो वेरिएंस भी होगा 3, इसका आंसर होगा 3। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। तो वेरिएंस विल बी इक्वल टू m। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो e raised to minus m into m raised to x upon x factorial is equal to e raised to minus m in m raised to x, x है 3 upon 3 factorial x factorial। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तो कट जाएगा e raised to minus m और e raised to minus m, आपको मिलेगा m is equal to 3 factorial upon 2 factorial, मतलब m equal to 3 मिलेगा। एंड जो m होता है यही होता है in case of a Poisson distribution equal to variance. So the correct answer is option B, बिल्कुल सही जवाब है। Then standard deviation of a binomial distribution. Standard deviation is the square root of with the variance. In case of a binomial distribution, standard deviation is equal to variance is NPQ, and therefore standard deviation will be square root of NPQ. Correct answer is option B. तो थोड़े से फॉर्मूले बेसिक्स वगैरह पढ़ के गए तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। Then नेक्स्ट 2 पेजेस पे मैथ्स या एलआर वाले क्वेश्चन है। देन आगे नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 14 पे ये तीनों क्वेश्चन जो है ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है। लेट अस सी ये कौन से वाले क्वेश्चन हैं, प्रोबेबिलिटी वाले हैं तीनों के तीनों। यस तो मैं यहां पर लिख देता हूं चैप्टर नंबर 5, हमारी किताब में प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, ताकि आखिरी में हम लोग समराइज करके देख सके कि कौन सी चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। बस इसीलिए मैं चैप्टर नंबरिंग लिख रहा हूं। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है, अ मशीन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स ए एंड बी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ईच पार्ट इज सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इन पार्ट ए इज 0.08 एंड दैट ऑफ बी इज 0.05. What is the probability that the assembled part will not have any defect? So this one is a very simple question. Probability of no defect, मतलब कि दोनों पार्ट्स सही है, मतलब कि A में भी डिफेक्ट नहीं है एंड B में भी डिफेक्ट नहीं है। तो अब क्योंकि ये यहां पर डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी दी है तो मैं नॉन डिफेक्टिव वाले केस की बात कर रहा हूं, और ये दोनों पार्ट्स का डिफेक्ट होना इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं, A कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। अब A में डिफेक्ट नहीं होने के चांसेस है 0.92,
क्योंकि 0.08 डिफेक्ट होने के चांसेस हैं और बी में डिफेक्ट नहीं होने के चांसेस है 0.95। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा 0.92 इंटू 0.95, 0.874। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक भी पार्ट डिफेक्टिव नहीं होगा। ओके तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि 2 स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 स्टूडेंट सॉल्विंग इट इज दिस मच, अदर स्टूडेंट सॉल्विंग इट इज दिस मच, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें बाकी कोई ज्यादा आपको एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में बहुत प्रैक्टिस किया है बेटा। यहां पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है बी गिवन ए की। अब बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसमें डिनोमिनेटर तो हमको पता है, न्यूमरेटर हमको पता करना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे मिलेगी? यूनिवर्सल फॉर्मूला से मिलेगी जो हम लोग क्लास में बोलते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो निकाल लीजिए वैल्यूज, ये तीनों राइट हैंड साइड वाला आइटम पता है अपने को। तो दिस इज, मैं सीधा इसको 12 के बेस पे लाके लिख रहा हूं ताकि बाद में हम लोग इजीली इसको प्लस माइनस कर सके। 1/3 मतलब कि 4/12, देन 3/4 मतलब कि 9/12 एंड 11/12 ए यूनियन बी। तो देखिए आपको मिल जाता है दिस इज इक्वल टू 2/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया? 2/12। तो आपके ऊपर वाला जो पार्ट था उसमें आपका न्यूमरेटर हो गया 2/12 और डिनोमिनेटर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 है, उसको मैं लिख देता हूं 4/12। नाउ व्हाट इज 2/12 अपॉन 4/12? तो इट इज बेसिकली 2/4 या फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी, 1/2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके आईसीआई की मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। अब शायद मंडे की जगह वहां सैटरडे होगा या वेडनेसडे होगा, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 मंडेज। अब लीप ईयर में होते हैं बेटा 366 डेज, तो उसमें से 364 डेज में 52 वीक्स कंप्लीट हो जाती हैं। तो 52 डेज तो हर एक डे 52 टाइम तो मिनिमम आ ही रहा है। उसके बाद में 2 दिन और बचते हैं जिसमें 2 में से 1 दिन मंडे होने के चांसेस कितने रहेंगे? तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो 2 में से पहला दिन जो है उस पर डिपेंड करता है कि मंडे आएगा कि नहीं। सो इट कैन बी मंडे ट्यूसडे, इट कैन बी ट्यूसडे वेडनेसडे, इट कैन बी वेडनेसडे थर्सडे, इट कैन बी थर्सडे फ्राइडे। तो पहला दिन 7 में से कोई भी एक दिन हो सकता है। बट मंडे कब आ रहा है? एक बार आ रहा है। और मंडे सेकेंड डे कब आएगा? जब पहला दिन संडे है तब। तो वो 7 में से 2 बार ऐसा होगा कि मतलब 7 में से 1 बार मंडे आ जाएगा और 1 बार संडे आ जाएगा। तो मंडे ट्यूसडे रहा या संडे मंडे रहा, तो दोनों बार में 52 के बाद में और एक 53rd मंडे भी आ गया। सो ओवरऑल आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट दिस विल लीड टू 53 मंडेज इन 2 केसेस आउट ऑफ 7। सो द आंसर इज 2/7, ओके, बिकॉज इट इज अ लीप ईयर। तो क्लास में हम लोग ने बहुत डिटेल में ये सब क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, कैलेंडर देख देख करके काम किया है। देन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैथ्स या एलआर के हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इधर जो कि अगेन स्टैटिस्टिक्स के हैं। देखिए, द स्पीड्स ऑफ अ नंबर ऑफ बाइक्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल with a mean of 83 km per hour and a standard deviation of 9.4 km per hour। मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। Find the probability that a bike picked at random is traveling at more than 95 km per hour। तो अब देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, जरूरत नहीं डायग्राम की, लेकिन आपको होपफुली बेटर समझेगा। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है, इसका मीन कितना दिया है? 83 km per hour, स्टैंडर्ड डिविएशन 9.4 है, और आपको पूछा है कि 95 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो बाइक की स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की रहेगी। आपको ये रीजन का आपको एरिया पूछा है, तो अब उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज तो नहीं दिए हैं। अगर आप इसकी z वैल्यू निकालने जाओ तो देखिए, ये एक बात तो क्लियर है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन 9.4 है, तो आप ये देख सकते हो कि 95 जो है वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन की तो उस तरफ है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के राइट हैंड साइड में है। तो अगर हम लोग 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आगे बढ़ाएं, जैसे कि यहां पर मैं z इक्वल टू 1 लिखता हूं, तो उसकी x वैल्यू क्या रहेगी? उसकी वैल्यू रहेगी 83 प्लस 9.4 मतलब कि 92.4। अब 92.4 के ऊपर की जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू
दिस विल बी इक्वल टू एरिया 0.5, क्योंकि 0.5 ये एरिया है बेटा मीन के इस तरफ की, माइनस ये वाली एरिया 0 से 1 की जो एरिया होती है वो आपको याद रखना है 0.34135, 0.5 माइनस 0.34135, देखिए कितनी होती है ये एरिया। सो ये आंसर होता है कि ये जो एरिया है बेटा ये पूरी दिस इज इक्वल टू 0.1586 या 1587। अब आपको पूछ रहे हैं सिर्फ जो मैंने ग्रीन कलर से शेड किया इतनी एरिया पूछ रहे हैं, तो ये तो 0.1587 से भी कम रहेगी, 0.1587 से कम रहेगी। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर ऑप्शंस में उन्होंने 0.1587 से कम की कोई वैल्यू ही नहीं दिया है। अगर हमारे पास इसकी z वैल्यू अवेलेबल रहती थी, अभी तो हम लोग एग्जाम के बाद में तो ऑब्वियसली z टेबल वगैरह देख सकते, तो फिर हमको ये एरिया एग्जैक्ट मिल जाएगी। एंड ये बात तो कंफर्म है लॉजिक से कि ये जो एरिया है ये 0.1587 से तो कम ही रहेगी, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की ही एरिया ये हो चुके हैं 0.34135। तो ये जो बात की एरिया है ये कितनी है, ये पूरी एरिया है 0.1587। तो अब ये जो उसके भी उसमें भी ये वाला पोर्शन तो उससे कम रहेगा। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग बाय आईसीआई। आईसीआई ने क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत दिया है, बट आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस बाकी तो 0.1587 से भी ज्यादा है, तो वी विल गो विद द क्लोजेस्ट ऑप्शन विच इज 0.1587। तो जबकि एक्चुअल में करेक्ट आंसर इससे थोड़ा कम आने वाला है। ओके अब आप पूछोगे कि सर हमने अगर इसको अटेम्प्ट किया लेकिन गलत दूसरा आंसर टिक किया, आईसीआई की तो गलती है, तो फिर हमको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बेटा आई कैन नॉट से अबाउट दैट विथ श्योरिटी, बिकॉज ऑफिशियली तो आईसीआई ने पेपर कभी पब्लिक डोमेन में लाया ही नहीं है ना। ये तो किसी स्टूडेंट ने अनऑफिशियली इसके फोटोज क्लिक कर करके रिलीज कर दिया है। आई डोंट नो कौन से सेंटर पे किस तरीके से फोटोज ले लिया, लेकिन इट शुड नॉट बी अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। मोबाइल फोन आप मतलब कैमरा आप लेके ही नहीं जा सकते हो, बट स्टूडेंट ने कैसे ये फोटोज क्लिक किया है इवन आई डोंट नो, बिकॉज पेपर तो सबमिट हो जाता है। नेक्स्ट, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स with probability A not equal to 0, probability of B is also not equal to 0. A complement and B complement be their complements. Which of one of the following is false? देखते हैं। पहला वाला ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है। दूसरा वाला probability of A given B is equal to probability of A, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ट्रू होता है, क्योंकि B के होने या ना होने से A की प्रोबेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ता है। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये हो जाता है A given B हो जाता है probability of A intersection B upon probability of B, और A intersection B की probability क्या है? P of A into P of B, तो इसमें ये कट जाता है, तो अल्टीमेटली आपको इतना ही बचता है जो कि ट्रू है। अब जो तीसरा ऑप्शन लिखा है P of A union B is equal to P of A plus P of B, ये फॉल्स है, क्योंकि इसमें probability of A intersection B माइनस होना चाहिए, और वो वैल्यू जीरो नहीं है, बिकॉज ये दोनों इवेंट नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी नॉन जीरो रहेगी इंडिपेंडेंट इवेंट से। सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। इट वुड हैव बीन ट्रू इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर एक्सक्लूसिव इवेंट रहते थे तो फिर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू थी, अभी तो ये फॉल्स है। एंड लास्ट वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं अगर मेन इवेंट इंडिपेंडेंट है तो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो दिस वन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The theorem of compound probability states that for any two events A and B, अब इसमें कौन सा करेक्ट थियरम है? देखिए, probability of A intersection B is probability of A into probability of B given that A has happened. तो this is correct, this is correct. दूसरा वाला गलत है, A यूनियन B ऐसे नहीं निकलता है। तीसरा वाला इंडिपेंडेंट के केस में ही ट्रू है, और यहां पर any two events बोला है, any two independent events नहीं बोला है। चौथा वाला कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का थियरम नहीं है, तो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का थ्योरम, ये जो थ्योरम जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5। तो ये ऑप्शन डी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, लेकिन इट इज नॉट द थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, देन नेक्स्ट दो पेजेस पे मैथ्स एलआर के क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन है। पेज नंबर 20 ऑफ योर पेपर। Mean deviation is minimum when deviations are taken from, the correct answer is median. It is based on chapter number 2. अब देखिए mean deviation क्या होता है? It is summation of absolute deviation from that average upon number of observations. तो अब ये जो sum of absolute deviations है, ये median से minimum रहता है, and ये भी हम लोगों ने properties वगैरह में देखा हुआ है। It is one of the theory questions of your book. Next question, ये
प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5. इफ अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, what will be the probability that the selected number is a multiple of 3 and 4? 3 and 4 दोनों का मल्टीपल, तो 3 and 4 के सिर्फ क्या क्या मल्टीपल है? 12, 24, 36, 48, that's it. 3 and 4 के पहले 50 में से सिर्फ 4 नंबर्स है मल्टीपल है, so the answer will be 4 by 50 which is equal to 2 by 25. So the correct answer is option B. and लिखा था इसलिए सिर्फ 4 केसेस 50 में से सेटिस्फाई हुए. Next question, if the first quartile is 56.50 and the third quartile is 77.50, then the coefficient of quartile deviation is, coefficient of quartile deviation is beta Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100. Simple. तो 77.5 plus 56.5 into 100. तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली. माइनस 56.5 न्यूमरेटर हो जाता है 21 एंड डिनोमिनेटर हो जाता है 77.5 प्लस 56.5 134. तो 21 अपॉन 134 इंटू 100. सो द करेक्ट आंसर इज 15.67. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ड ऑन चैप्टर 2 ऑफ स्टैटिस्टिक्स. देन इफ 3 coins are tossed simultaneously, probability of getting 2 heads together, मतलब कि 3 में से 2 एग्जैक्टली 2 बोला है, मोर देन 2, एटलीस्ट 2 ऐसा कुछ नहीं बोला है. तो 2 हेड्स के 3 केसेस रहते हैं. 3 कॉइन टॉस करते तब टोटल 8 केसेस पॉसिबल हैं. तो 2 हेड्स आते हैं HHT या तो फिर HTH या तो फिर THH. तो 3 में से 2 हेड्स 3 केसेस में आ रहे हैं एज यू कैन सी. सो द आंसर वुड बी 3 by 8 ऑप्शन डी. ओके, अब यहां पर अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि सर टुगेदर लिखा हुआ है तो इसमें से यही 2 ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, देन यू विल गो विद 2 by 8 विच इज 1 by 4. बट आई डोंट थिंक टुगेदर का वो मीनिंग है. 3 में से 2 हेड्स चाहिए उनको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इज 3 by 8. देन उसके बाद में अगेन 2 पेजेस में मैथ्स या एलआर के क्वेश्चन से, इस बार ऐसा मिक्स्ड वाला पेपर आया था. ICAI का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें मिक्स्ड नहीं रहता है, लेकिन जो मेन एग्जाम में आता है वो मिक्स्ड रहता है. अब ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट थियोरी पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन योर चैप्टर नंबर 1. ओजाइव फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट. कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं ये? तो द आंसर इज इंटरसेक्ट एट द मीडियन, है ना, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ रहते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज मीडियन. ये तो हम लोग ने कई बार पढ़ा हुआ है, राइट? इस टाइप का जो ये ग्राफ रहता है ओजाइव ओगिव, उसको जो भी प्रोनाउंस करें. तो दिस पॉइंट, इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है इसको हम लोग कहते हैं मीडियन. देन मीडियन ऑफ इतने ऑब्जर्वेशंस आपको पूछा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो देखिए कभी कभार जो क्वेश्चंस में टाइम कम लगता है वो हमने पहले कर लेना चाहिए. जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे उसको आप स्किप कर सकते हो आगे के लिए. तो ये दिस इज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 ऑफ आवर सिलेबस. मीडियन कैलकुलेट करना है, डिस्क्रीट या इंडिविजुअल वैल्यूज दी है. तो इसको सबसे पहले आपको गिनना है कितनी वैल्यूज हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं. तो मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ, देखिए 10 plus 1 by 2 मतलब कि 5.5 आता है. सो मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ 5th आइटम एंड 6th आइटम. वैल्यू ऑफ 5th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 6th आइटम अपॉन 2 आफ्टर अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर. तो देखो ये हम लोग 5th और 6th आइटम कैलकुलेट कर लेते कौन से हैं. ये हो गया फर्स्ट आइटम 35, देन सेकेंड था 42, थर्ड था 51, फोर्थ है 56, 5th आइटम हमारे काम का है 67 और 6th आइटम है 72. 72 भले ही 2 बार है बट वो 6th पोजीशन के बाद से है. तो 67 और 72 का हमको लेना है अरिथमेटिक मीन. तो मीडियन इज इक्वल टू 67 प्लस 72 अपॉन 2. दिस इज द मीडियन. तो आप चेक कर सकते हैं मीडियन आ जाएगा 69.5, है ना, जो कि 67 और 72 के एग्जैक्ट बीच में लाया करता है. वैल्यू ऑफ 5.5th ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज इज इक्वल टू 3390, मतलब कि आपको बोल रहे हैं समेशन एक्स स्क्वायर इज 3390. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है. समेशन एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 30 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है इज इक्वल टू 7. व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन एक्स बार. तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन, या हम बोल सकते हैं वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर.
ये 4 में से हमको 3 वैल्यूज पता है, तो उसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब डाल दीजिए वैल्यूज, वेरिएंस हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 3390 अपॉन 30 माइनस एक्स बार स्क्वेयर। तो एक्स बार स्क्वेयर आपको मिल जाएगा 3390 डिवाइड बाय 30 113 माइनस 49, तो एक्स समेशन एक्स बार स्क्वायर हो गया 64, देयरफॉर एक्स बार हो गया, एक्स बार स्क्वायर हो गया 64, देयरफॉर एक्स बार हो गया 8। आंसर शुड बी ऑप्शन सी। यस, mean of 50 observations is 36. If 2 observation 30 and 42 are to be excluded, then the mean of the remaining observations. This is a very basic question based on arithmetic mean, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो देखिए आप इसको फटाफट कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूं। समेशन x इज इक्वल टू n इंटू एक्स बार, तो n क्या है 50, एक्स बार क्या था 36, तो 50 इंटू 36 ये आ जाता है 1800, राइट। अब इसमें से आप दो वैल्यूज को हटा रहे हो, 1800 में से 30 एंड 42 को हटा रहे हो, तो आपको न्यू टोटल मिल जाएगा, न्यू समेशन x मिल जाएगा। तो 1800 माइनस 30 माइनस 42, तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा 1728। अब आपको जो न्यू मीन निकालना है दैट विल बी इक्वल टू न्यू मीन। ऐसे केस में वो कैसे हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1728 अपॉन न्यू नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज 48, क्योंकि दो वैल्यूज आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो 50 माइनस 2 48, तो 1728 अपॉन 48, तो आंसर आ जाएगा 36, ऑप्शन ए 36। और कोई स्टूडेंट का अगर ध्यान रहता है तो देखिए ये मीन से एग्जैक्टली 6 पॉइंट नीचे वाली एक वैल्यू हटी और एक वैल्यू 6 पॉइंट ऊपर वाली हटी, तो मीन विल नॉट चेंज, क्योंकि जो इक्वल डिविएशन वाली वैल्यूज हट रही है, द मीन विल रिमेन सेम। खैर आप इस मेथड से कर सकते हो, कैलकुलेटर में भी आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, 50 इंटू 36 माइनस 30 माइनस 42 अपॉन 48, राइट, चैप्टर नंबर 2। देन अगेन कुछ क्वेश्चंस मैथ्स एलआर वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 5 and 4 रिस्पेक्टिवली, देन दीज नंबर्स आर। तो ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन करके देखो, इसमें से ये दो नंबर्स का एम तो 5 हो ही नहीं सकता, इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका भी एम 5, इसका एम 5 हो सकता है क्या, 1 and 16 का नहीं हो सकता है ना, 16 + 1/2। तो बच्चे कौन से नंबर्स, ये ऑप्शंस। अब 2 and 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 4 है, आप चेक कर सकते हो, 2 into 8 उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। So this is again based on chapter number 2 basic properties, right? 2 and 8, इसमें आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट पेज पे जो कुछ क्वेश्चंस है, इनफैक्ट लास्ट के ये पांचों क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स के ही क्वेश्चंस है। If the variance of a random variable x is 17, what is the variance of y equal to 2x plus 5? तो यहां पर प्रॉपर्टी काम में आती है, variance of y is equal to, it will be equal to, देखो 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, क्योंकि यहां पर ये वाला ये जो चेंज ऑफ स्केल है उस पर डिपेंडेंट है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y ऐसे केस में हो जाता है b इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, तो वेरिएंस ऑफ y इज b स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। तो ये वेरिएंस ऑफ y हमको निकालना है, तो ये वैल्यूज को आप पुट कर दो यहां पर। वेरिएंस ऑफ y कितना है, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x 17, सो आंसर हो जाता है 68, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन वी कैन से आइदर फ्रॉम चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रैंडम वेरिएबल बोला है, और वी कैन से चैप्टर 2 का ही पार्ट है, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन हम लोग वहीं पर पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस का। देन इफ द वेरिएंस ऑफ गिवन डेटा इज 12 एंड देयर मीन वैल्यू इज 40, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो बहुत ही सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब √12 हो जाएगा, √12 अपॉन 40 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। 12 का स्क्वायर रूट 3.46 आता है, डिवाइड बाय 40 इंटू 100,
तो ये आ जाता है 8.66. तो वी विल गो विद द नियरेस्ट अवेलेबल ऑप्शन, दैट इज 8.65%. So this one is based again on chapter number 2. Then in a given set, if all data are of same value, then variance would be, variance क्या रहेगा? If all data are of same value, तो C variance would be 0, क्योंकि अगर सभी वैल्यू सेम है तो वेरिएंस 0 रहेगा, डेटा में कुछ वेरिएशन है ही नहीं, है ना, द होल डेटा इज कंसिस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अब अगर टाइम के कारण आपका ये क्वेश्चन छूटा है तो कितना बड़ा नुकसान हो गया आपका, ये देखिए. नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5, ज्योमेट्रिक मीन इज 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन? सो यस, ये स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्मूला सही लिखा है, gm स्क्वायर इज इक्वल टू am इंटू hm, therefore hm इज इक्वल टू gm स्क्वायर अपॉन am. तो gm स्क्वायर क्या होता है? 16, 4 इंटू 4, 16 अपॉन 5, तो आंसर आ जाता है 3.2. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2. एंड देन लास्ट क्वेश्चन एवरेज वगैरह पे बेस्ड है, ये भी चैप्टर नंबर 2 पे ही बेस्ड है. देख लीजिए क्या है. द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 9 years. Out of them the average age of 5 students is 13 years and that of 8 students is 5 years. 5 और 8 13 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है अलग अलग. व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स? तो बहुत सिंपल है, आपको टोटल एज निकाल करके काम करना है. ये कंबाइंड मीन वाले फॉर्मूले में काम होता है, इसको कॉमन सेंस से कर सकते हो. अगर 15 बच्चों का एवरेज एज 9 है तो 15 बच्चों का टोटल एज 15 इंटू 9 135 हो गया. उसमें से आप माइनस कर दो जो पहले 2 ग्रुप्स के आपको टोटल्स मिलते हैं वो. तो पहले ग्रुप का टोटल क्या हो जाता है? 5 स्टूडेंट्स का एवरेज एज 13 years है तो 65, और माइनस कर दो अगले ग्रुप का 8 स्टूडेंट का एवरेज एज 40 है, 5 है, तो उसका प्रोडक्ट हो जाता है 40. तो आपको मिल जाता है रिमेनिंग 2 बच्चों का टोटल एज कितना है. तो आप अगर इसको सॉल्व करो 135 माइनस 65 माइनस 40, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल टू 30. 2 बच्चों का टोटल एज 30 है तो 2 बच्चों का एवरेज एज हो जाएगा 30/2, 30/2 दैट इज इक्वल टू 15 years. तो ये आंसर है. अब आप इसको आप x बार 1 n1 x बार 1, वो जो कंबाइंड मीन वाला फॉर्मूला है उसमें डालकर भी कर सकते हो, n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू कंबाइंड मीन x बार 1 2 3. इसमें भी डाल के आप कर सकते हो, आपको सेम आंसर आएगा. मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स के इतने ही क्वेश्चंस थे. लेट मी जस्ट समराइज कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आए हैं. तो उस बेसिस पे हाँ आप लोग आगे की पढ़ाई जो स्टूडेंट्स का एग्जाम देना है वो लोग प्लान कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स का पेपर सॉल्व हो गया आप लोग अपने मार्क्स काउंट कर लो. स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में आपको कितने मिल रहे हैं आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. आपकी कुछ डाउट्स है तो वो भी आप लिख सकते हैं. यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल CA पवन सारडा, ओके, जहां पर आपको ये क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और आप वहां पर और भी नोट्स एंड काफी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. आप नेक्स्ट जो अभी इंटरमीडिएट में आ रहे हैं वो स्टूडेंट हमारे पास में टैक्सेशन की भी बैच लगा सकते हैं. इंटरमीडिएट के पूरे सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ होते हैं. आई एम अ डायरेक्टर एंड फैकल्टी एट DG शर्मा स्कैप्स. वी आर लोकेटेड एट नागपुर, बट देन हम लोग ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं. तो फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया कैन एक्सेस आवर क्लासेस. यस, तो लेट मी जस्ट काउंट कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन है. चैप्टर 2 के हैं 1 2 3 4. यहाँ पर मैं एक समरी बना लेता हूँ. चैप्टर 1 2 3 4 5 6, ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. चैप्टर 1 मतलब कि डेटा डिस्क्रिप्शन वाला चैप्टर. चैप्टर 2 मतलब सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन. चैप्टर 3 मतलब कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. चैप्टर 4 मतलब इंडेक्स नंबर्स. चैप्टर 5 इज प्रोबेबिलिटी and chapter 6 is theoretical distribution. Let us just calculate. तो चैप्टर 2 से 4 है, चैप्टर 1 से 1 है फर्स्ट वाले पेज पे. ओके, 4 1. उसके बाद में सेकेंड पेज पे 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन चैप्टर 4 से हैं. ओके, 5 क्वेश्चन चैप्टर 4 से एक के बाद एक लाइन से दिए हैं. देन चैप्टर 2 से आप देख सकते हो, सॉरी, चैप्टर 1 से 2 है, चैप्टर 2 से 1 है. ओके, देन आखिरी में 40 या 41 क्वेश्चंस हो जाना चाहिए ये. चैप्टर 3 के 1 2 3 4 क्वेश्चंस ये लाइन से चैप्टर 3 के हैं.
यस। देन यहां पर हम लोग ने जो सॉल्व किया, चैप्टर 3 का 1 है और चैप्टर 6 के 3 है। चैप्टर 3 का 1 है, चैप्टर 6 के 3 है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 के 3 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 के 3 क्वेश्चन है, आखिरी में इसका टोटल कर लेंगे, समरी मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 5 के 2, 6 का 1, 5 के 2, 6 का 1। देन यहां पर चैप्टर नंबर 2 के 2 और 5 के 2। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आप देख सकते हो हर जगह स्प्रेड है, 2 के 2 और चैप्टर 5 के 2 प्रोबेबिलिटी से काफी क्वेश्चंस पूछे हैं। देन चैप्टर नंबर 2 के 3 और चैप्टर नंबर 1 का 1, 2 के 3 चैप्टर नंबर 1 का 1। तो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली एज एक्सपेक्टेड ही आया है चैप्टर वाइज, तो हम लोग इसी हिसाब से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 का एक क्वेश्चन आ गया इधर, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 94, और उसके बाद में ये पेज पे ये पूरे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के हैं। तो आई विल से कि ये 5 क्वेश्चंस, अब उसमें से एक क्वेश्चन आप मे बी इसका नहीं, आप प्रोबेबिलिटी का मान सकते हो। तो टोटल क्वेश्चंस किस चैप्टर से कितने हैं ये हमारे पास में ये अवेलेबल है। अब समरी देखिए, यहाँ से 4 क्वेश्चंस थे फर्स्ट चैप्टर से, उसमें भी एक आउट ऑफ सिलेबस था, वो जो स्टर्जेस रूल वाला आ गया। ये वाले चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो 5 + 5 10, 16 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, मतलब कि 40% ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स पेपर इज जस्ट फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम कोरिलेशन रिग्रेशन, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडेक्स नंबर्स, 7 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कोई बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। इसका ग्रैंड टोटल चेक कर लीजिए, ये हो जाता है 20, 30, 41 क्वेश्चंस का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द समरी, दिस इज द एनालिसिस। मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट तो काफी इजी था। मुझे काफी स्टूडेंट्स ने मैसेज भी किया, 1-2 स्टूडेंट्स ने कॉल करके भी बताया कि सर पेपर तो बहुत अच्छा गया है, बट वही 2-3 क्वेश्चन जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा था या जो आउट ऑफ सिलेबस थे उसका उनको थोड़ा टेंशन था। उतना आप लोग टेक केयर कर सकते हो, इट्स ओके। सीए के एग्जाम में आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं भी आए, एनीथिंग अबव 70-80 इज ग्रेट स्कोर इन सी एग्जाम। तो जिन लोगों को क्लियर है कि वो लोग एग्जाम पास हो जाएंगे, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरमीडिएट जर्नी एंड फॉर फर्दर स्टडीज। हम लोग अभी सी इंटर की अर्ली बर्ड बैच स्टार्ट करने वाले 10 जनवरी 2023 से फॉर नवंबर 23 एग्जाम, तो जिसमें टैक्स और लॉ की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और जो स्टूडेंट्स को डाउट है दे कैन वेट फॉर द रिजल्ट, और उसके बाद में हम लोग रेगुलर बैच भी स्टार्ट करेंगे, सो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो स्टूडेंट्स को सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होंगे, पक्का पता है, तो हमारी जस्ट रिसेंटली अभी सीए फाउंडेशन की एक न्यू बैच स्टार्ट हुई है, आप लोग उसमें भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हो। आपको अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेज, फॉर लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल, you can always WhatsApp on our official number 9693120120. Thank you friends, and connect with me on Telegram. Thank you friends, take care, bye bye.